दोस्तों, तो हम चलते हैं अपनी सीरीज़ की ओर। हमारी सीरीज़ में 30 प्रश्न प्रत्येक दिन रहेंगे, जिसमें क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। मेन सब्जेक्ट में अब आज से हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन शुरू किया है। पॉलिटी में प्रत्येक दिन 30 प्रश्न देखेंगे। इतिहास का भी शुरू किया है काम। इतिहास में भी प्रत्येक दिन 30 प्रश्न देखेंगे। एक दिन में 30 प्रश्न देखने हैं, चाहे इतिहास के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों। तो शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। 1774 में बनकर तैयार हुआ और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वे एलिजा एम्पे थे। प्रश्न अगला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन की हम बात करेंगे तो क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल गलत है। तो क्या है, केवल एक सही होगा, ए आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करते हैं। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। तो ए का 2 और बी का 1, बी का 1, ए का 2, इसका बी सही हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में हुई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका प्रश्न हो गया 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या किया था? जो ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के तहत संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए हैं 3। पहला कथन है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये गलत है। इसमें क्या है कि 1858 के अधिनियम के तहत यह तीसरा पॉइंट है वो है। ठीक है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर अधिनियम 1833 है। तो 1833 में क्या है कि जो प्रशासन में कुछ में भागीदारी लेना शुरू किया। 1833 में एक महत्वपूर्ण धारा थी 87। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो धारा थी 87, इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें भागीदारी 1833 में प्रशासन में भागीदारी है तो मुख्य आधार बना धारा 87 के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई वो तुम्हारा
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करना। उससे पहले जब बजट पेश हुआ करता था तो ब्रिटिश लोग बजट पेश कर देते थे और भारतीय लोगों को कोई मतलब नहीं था, लेकिन 1892 के बाद उसमें क्या है कि भारतीय लोग बहस करना, उन्हें अनुमति मिल गई कि बहस आप कर सकते हैं इंडिया के बजट पर। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के जो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई, जब विधान परिषद के कार्य थे उनमें वृद्धि हुई, तो इसमें क्या हुआ था कि इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। जैसे तुमने देखा होगा मतदान होता था तो उसमें उन्हें शक्ति नहीं प्रदान थी, ओनली बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। इस अधिनियम के तहत 6 दिनों की पूर्ण नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, परंतु प्रश्न पूरक प्रश्न होते हैं उन्हें पूछने का अधिकार फिर भी नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यह है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। एक 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। इसमें क्या है कि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, वहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? देखिए, संघीय न्यायालय होते हैं अलग। ठीक है, तो संघीय न्यायालय तो ये हुई थी भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1961। इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 और उपरोक्त में से कोई। क्या है कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। तो यह होता है कि अगर इसमें होता भारत सरकार अधिनियम 1935 तो आंसर 1935 होता। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये संघीय न्यायालयों की स्थापना हुई, जिसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने उसके सर मॉरिस बने थे, सर मॉरिस। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये 1937 में किया गया। अभी बताया था 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैत शासन का किया गया। द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन पड़ा? तो वही है 1935 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसमें क्या है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें क्या है, 1 और 3 सही हैं, जिसमें 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 में की गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति पर हस्तांतरण किया गया, तो क्या है, 1919 के तहत। अच्छा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की जो व्यवस्था की गई थी वो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता जो शुरू की थी वो क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की थी। भारत सरकार के अधिनियम 1929 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई? तो ये क्या है, 1919 के
जो विधान पालिका है उसे द्विसदनीय बना दिया। कब? 1919। उससे पहले एक सदनीय थी, उससे पहले अलग प्रकार मतलब था, और अब उसके बाद में 1919 के बाद उसे क्या है, द्विसदनीय बना दिया गया, तो जिसमें 2 सदन होंगे। अब जैसे अभी 1919 में भारत अधिनियम में क्या है कि तुम्हारा एक राज्य परिषद जो अवधि प्रथम बैठक में 5 वर्ष होगा कहलाता था। तो इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्य होते थे। जो राज्य परिषद थी उसमें 18 सदस्य क्या होते थे, वो 18 के धारा 18 में 60 सदस्य होते थे उसमें, और 20 सदस्य होते थे मनोनीत। उस प्रकार ऐसे हैं। निचला सदन मतलब केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक में 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत धारा 19 के तहत मूलतः 140 सदस्य। देखिए 2 सदन थे, इनमें एक थी 60 सदस्य और एक थी 140 सदस्य। 140 जिसमें 100 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 होते थे मनोनीत, और इसमें 60 में 60 सदस्य 20 होते थे क्या है, 20 सदस्य मनोनीत होते थे। इस प्रकार से होता था, ठीक है। और आगे देखिए अगला प्रश्न, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 एक्ट लाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सिविल सेवा में संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। इसमें क्या है कि इसमें एक और ये दोनों सही हैं। इसमें था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही क्या है कि जो भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं वो क्या है कि उनका प्रावधान हुआ था कि वे भारत में शुरू हों, भारत में होनी चाहिए थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में मतलब उससे पहले क्या था कि 1941 से पहले भारतीयों की जो संख्या थी बहुत ही कम थी, और 1941 के बाद भारतीयों का प्रतिशत जो यूरोपियों से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। फिर उसमें क्या है, भारतीय लोग उसमें बैठने लगे, एग्ज़ाम देने लगे। एक प्रकार से 1919 के तहत 1922 में समझ लो प्रथम बार ICS की परीक्षा हुई थी 1922 में। सबसे पहले इलाहाबाद में हुई थी, बाद में फिर दिल्ली में होने लगी थी, और इलाहाबाद और दिल्ली 2 ही हब थे जहाँ यह परीक्षा होती थी। 1930 के दशक में क्या था, 1930 के दशक में यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई, और 1941 आया जब 1941 में क्या हुआ कि यूरोपीय लोग क्या हुआ, कम हो गए और भारतीय लोग बढ़ गए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजन किया गया था? तो ये है तुम्हारा 1945। तो भारत शासन अधिनियम 1945 के अंतर्गत भारतीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष था 1945 में आयोजित किया गया था। 1945 अंतिम निर्वाचन था। 1945 के बाद अलग वो होने लगा। फिर अगला, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किसमें प्रेरित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, ठीक है। और उसकी जो धारा है वो धारा कौन सी है? 42 एवं 43। अब वर्तमान में धारा अलग है। अब पहले उस समय 1935 का संविधान था, हमारे संविधान का लगभग सीधा भाई साहब लगभग 250 अनुच्छेद सीधे ले लिए हैं। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो मतलब प्रवृत्त किया गया है तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें बताया गया है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदत्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई है। देखिए 1935 से मैंने तुम्हें बताया था लगभग 250 अनुच्छेद सीधे सीधे ले लिए हैं और कुछ शक्तियाँ ऐसी ले ली, जैसे ये बता रहे हैं भारतीय संघ की स्थापना क्या है 1935 में था, संघीय न्यायपालिका 1935 के अधिनियम में थी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी क्या है 1935 में था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। देखो ये अभी 1935 पे है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 पे है ना, जिसमें अब तुम्हारा देखा जाए तो 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची के विषयों में विभाजन किया गया था। 7वीं अनुसूची में है ना, तो तुम्हारा क्या है, पहले मूलतः कितनी 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं है ना। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। पहले कहा था प्रांतों में द्वैध शासन था, अब केंद्र में द्वैध शासन है। जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, उसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं थी, तो आइए बताते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, हाँ था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये नहीं है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी था। इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, ये भी ठीक है। मतलब इसमें क्या है, बी बिल्कुल गलत है, बी इसकी विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कब? 1935 के अधिनियम द्वारा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी, तो 1935 में हुई थी। ये बिल्कुल वही प्रश्न है, बार बार से अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब से शक्तियों किसके द्वारा दी गई थी, तो ये है गवर्नर जनरल द्वारा। ये अलग प्रश्न है, ये UPPCS में मेंस में आया है। देखो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसके द्वारा दी गई थी, तो गवर्नर जनरल द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थानीय अवयव नहीं था, तो इसमें क्या है, देश के लिए लिखित संविधान। देखो निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। इसमें क्या है कि देश के लिए लिखित संविधान इसमें अवयव नहीं माना है। ठीक है, विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकार सदस्यों का समावचित किया जाना, ये सब है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या है, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है तुम्हारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न से सर्वप्रथम किस में प्रस्तुत किया गया था,
तो ये तुम्हारा क्या है, स्वराज पार्टी 1934 में क्या किया गया था, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो वो क्या है, क्रिप्स मिशन द्वारा। देखिए क्रिप्स मिशन एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के नियमों का, संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के लिए अनुमत था, तो ये बताया था 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तुत की थी। ठीक है।